एवरीवन वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के भी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस ना देखे हो, स्पेशली कौन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रोल ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो वो जरूर एक बार देख लें, जिससे इसका बैकग्राउंड एक्चुअली आपका क्रिएट हो जाए और आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत इजीली समझ आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक पार्टनर जो होता है वो 4 रोल प्ले करता है पार्टनरशिप फर्म में। रोल ऑफ अ पार्टनर, तो रोल्स कौन कौन से होंगे उसमें? फर्स्ट रोल, ही इज अ कैपिटल प्रोवाइडर। वो फर्म के अंदर क्या होता है? एक कैपिटल प्रोवाइडर होता है। ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, फर्म को क्या देता है? वो डिफरेंट सर्विसेज देता है। ही इज अ लोन प्रोवाइडर, फर्म को पर्सनली कभी कभी कोई लोन देता है। एंड फाइनली ही इज एन एसेट प्रोवाइडर, वो फर्म को एसेट भी प्रोवाइड करता है। तो ये रोल्स हमने डिस्कस किए थे। अब इसका रिवॉर्ड अगर हम बात करें, इनके रिवॉर्ड्स में सबसे पहले कैपिटल प्रोवाइडर के रिवॉर्ड में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसको कोई रेम्यूनरेशन फर्म से मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन। ठीक है, फाइन। अब उसका अगर वो लोन प्रोवाइडर है तो ही विल रिसीव व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, और एसेट प्रोवाइडर के फॉर्म में ही विल रिसीव व्हाट? रेंट फ्रॉम द फर्म। तो इस चीज को आप बैकग्राउंड में रखिएगा। अब नाउ कम टू द कंसेप्ट ऑफ चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन। देखिए, हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसको ऐसा बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और एक बोला जाता है इसमें अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये हमारे 2 वर्ड्स हैं। हम जो ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं, ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में एक्चुअली वी स्टडी व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिलेटेड एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, फाइनल अकाउंट्स। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने क्लास 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में। क्या क्या बनाया था आपने वहां पर? यू हैव प्रिपेयर्ड व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। यू हैव प्रिपेयर्ड व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने वहां पर सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद आपने प्रिपेयर किया था व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहां सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, इधर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती है। फाइनली ये हमारे 2 प्रॉफिट होते हैं, और ये वो फाइनल प्रॉफिट होता है जो कैपिटल में जाकर पार्टनर्स की ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाता है, और उसमें से हम ड्रॉइंग को डिडक्ट कर देते हैं, है ना। अब आप देखिए, जो इससे पहले कभी आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट से कभी मतलब आपके सामने कभी आया ही नहीं हो, क्योंकि वहां पर उसका कोई रेलेवेंस था भी नहीं। यहां रेलेवेंस है, तो यहां पर हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। क्या डिफरेंस है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, आज तक जितने एक्सपेंस आपने पढ़े, चाहे 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज में हो या लेजर्स में हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो, वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, बैड डेट्स, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन, ये सारे जो एक्सपेंसेस आपने पढ़े ये एक्चुअली चार्ज ही होते थे। मींस एक्सपेंस का बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट सेट है? दैट ऑल एक्सपेंसेस आर चार्जेस। क्या पहचान है इसकी? देखिए मैं बताता हूं। चार्जेस आर एक्चुअली द कंपलसरी पेमेंट। ये पेमेंट होते हैं कंपलसरी, मींस आपको देना है। अरे भाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया, देन यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंपलसरीली। आपने एक एम्प्लॉई से काम करवाया तो यू हैव टू पे सैलरी कंपलसरीली टू दैट एम्प्लॉई। आप उससे बच नहीं सकते अल्टीमेटली, मींस आपको कंपलसरीली उसका पेमेंट करना। मजदूर से काम कराया, यू हैव टू पे वेजेस। आपने लोडिंग ऑटो से या उसको आपने पैक किया तो पैकिंग चार्जेस और फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन ये पे करना पड़ेगा। सो दीज आर द कंपलसरी पेमेंट, ये पहले। दूसरा, दीज पेमेंट्स आर पेड टू द आउटसाइडर्स और वी कैन से एक्सटर्नल पार्टीज। अब इंटरनल पार्टीज कौन सी होती है? ओनर इटसेल्फ, ठीक है ना। वो एक्सपेंस जो हमें बाहर वालों को देना है। आज तक हमने मेजॉरिटी एक्सपेंस जो पढ़े, मैक्सिमम बल्कि सारे एक्सपेंस, वो सब हमने ऐसे पढ़े हैं जो हम किसी बाहर वाली पार्टी को देते हैं।
सैलरी बाहर की पार्टी को, इंटरनेट बिल बाहर की पार्टी को, टेलीफोन बिल बाहर की पार्टी को, कोई थर्ड पार्टी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, व्हाट एवर पेमेंट वी आर पेइंग टू देम अगेंस्ट देयर सर्विसेज, दोस आर कॉल्ड चार्जेस। ठीक है। और एक बात और, ये चार्जेस जो होते हैं ये अगेंस्ट द प्रॉफिट बनते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट। इन एक्सपेंसेस को आपको पे करना पड़ेगा। कभी भी ये बात मैटर नहीं करती वेदर यू आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नॉट। यूजुअली देखिए हम इसकी बात हम करते नहीं, हम लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है भाई, हमारी सीक्वेंस क्या होती है देखिए मैं आपको बताता हूं। हमारी सीक्वेंस ये होती है, सेल्स में से पहले हम माइनस करते हैं सीओजीएस, है ना। सीओजीएस माइनस करने के बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन फाइनली वी विल रीच टू आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है। ये जो इसकी हम यूजुअली बात नहीं करते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आर चार्जेस, एक्चुअली ये सारे चार्जेस होते हैं। क्या कंपलसरी पेमेंट है, थर्ड पार्टी को पे करने हैं, प्रॉफिट और लॉस को पे करने हैं आपको। लेट सपोज जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी सेल्स है 10 लाख रुपीस और आपकी सीओजीएस है 4 लाख, नाउ यू आर हैविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख, और अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 लाख है तो वेल एंड गुड, रिजल्टेंट वैल्यू विल बी व्हाट 2 लाख रुपीस। ये प्रॉफिट आया ही इसलिए क्योंकि आपके चार्जेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट से कम थे। बट कभी इसमें ऐसा हो जाए कि आपके चार्जेस 1 लाख रुपीस हो जाए तो आपको लॉस 2 लाख रुपए आ जाएगा, और मैं कहूं तो ये नेट लॉस आ ही इसलिए रहा है क्योंकि आपके चार्जेस आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। ज्यादा एक्सपेंस होंगे, प्रॉफिट कम होगा, तो नेचुरली रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द लॉस। ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेट लॉस। तो कहने का मीनिंग ये है कि चार्जेस आर द कंपलसरी पेमेंट जो अगेंस्ट द प्रॉफिट बनते हैं। आपके फॉर्म में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो या ना हो, डजंट मैटर एट ऑल। अगर अब देखिए इसमें हमारे 3 केसेस इससे हम बना सकते हैं। फर्स्ट केस इज व्हाट, इफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ चार्जेस, टोटल चार्जेस, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी व्हाट, नेट प्रॉफिट। और सेकंड होता है इफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ टोटल चार्जेस, रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द नेट लॉस। ये क्या हो जाएगा, आपका नेट लॉस हो जाएगा। और कभी दोनों इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 2 केसेस हमारे क्रिएट हुए। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये बोला जाता है कि भाई अप्रोप्रिएशंस, यहां पर वर्ड यूज किया है आउट ऑफ द प्रॉफिट। आउट ऑफ द प्रॉफिट का मीनिंग होता है प्रॉफिट में से। जैसे मैं कहूं कि भाई एक्सपेंसेस आउट ऑफ द पॉकेट मनी, तो जितनी आपको पॉकेट मनी मिल रही है उसमें से आप एक्सपेंस करेंगे, उसमें से आप अप्रोप्रिएशन करेंगे। एक्चुअली अप्रोप्रिएशन का एक्चुअली मीनिंग होता है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट की पॉकेट मनी 5000 रुपीज पर मंथ है ना। अब उसके पेरेंट्स तो उसको 5000 दे दिए कि भाई अब आपको पूरा खर्चा इसी में से देखना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी क्लोथिंग, सब चीजें इसमें से देखना है। अब इस बंदे को नए मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, इसकी फंडिंग करता है। फंडिंग कैसे करेगा, इसने कहा कि भाई हर मंथ में 5000 में से ₹2000 जो है वो एक मोबाइल के लिए मैं फंड बना लेता हूं, तो मोबाइल फंड में डाल दूंगा। पहले ये करूंगा मैं क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट आने वाले 3-4 मंथ में। ₹1000 जो है वो हर मंथ क्या होगा, मैं इस पे क्लोथिंग के लिए खर्च करूंगा या अलग करता जाऊंगा, भले 1000 रुपए में आपकी क्लोथिंग नहीं आती हो तो आप उसके बाद ₹1000 जो है वो मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए करूंगा, और फाइनली ₹1000 मेरे पास बचाऊंगा सेविंग्स के फॉर्म में। आगे कभी कोई कुछ अल्टीमेटली काम आ जाए तो उसमें थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लेता है, फाइन। सो ये 4 इसने अप्रोप्रिएशंस बना, एलोकेट किया। जो इसकी पॉकेट मनी है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में एलोकेट कर रहा है। जब भी पॉकेट मनी आएगी तो 1000 इधर, 1000 इधर, 1000 इधर, 1000 इधर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पॉकेट मनी आएगी। अगर पॉकेट मनी रिसीव नहीं हुई तो कोई एलोकेशन अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं है। किसी मंथ में आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी नहीं दी, तो जब पॉकेट मनी ही नहीं होगी तो फिर एलोकेशन भी नहीं होगा। दूसरी बात, तो पहली चीज ये नो पॉकेट मनी नो एलोकेशन, ये हो गया फर्स्ट केस। और सेकंड ये होगा कि एलोकेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन, इट शुड बी ऑलवेज लेसर देन इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी।
5,000 पॉकेट मनी में से ही ये एलोकेशन हो सकता है। किसी मंथ में बाय चांस आपके फादर ने कहा कि भाई इस मंथ थोड़ी तंगी है, आप 3,000 रुपीज रख लो, तो अब आपने कहा कि भाई एलोकेशन तो करना है, तो वो एलोकेशन आपका 3,000 में से ही होगा। हो सकता है ये मोबाइल फंड 2,000 से कम होकर के 1,200 रुपए रह जाए, ये 800, इसमें से 800 कर दो आप, हर एक को थोड़ा सा कट शॉर्ट करके आपने खत्म कर दिया। या आप सेविंग्स करो ही नहीं, बोले बचाऊंगा क्या इसमें, मेरे ये जो खर्चे ये तो एज इट इज लगे हुए उसमें, ठीक है। तो दो इससे कंसेप्ट उठते हैं कि जो एलोकेशन होता है वो हमेशा किसमें से होता है, आउट ऑफ द पॉकेट मनी। पॉकेट मनी होगी तो एलोकेशन होगा और पॉकेट मनी से ज्यादा नहीं होगा। इन द सेम वे फर्म के अंदर भी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। फर्म में मैंने अभी आपसे क्या बताया कि हमारी होती है सेल्स रेवेन्यू, है ना। सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं COGS, तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस करते हैं हम ऑल चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। वैसे तो इस नेट प्रॉफिट पर अल्टीमेट राइट किसका होता है, ओनर का, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ओनर के अलावा भी बहुत सारे रोल प्ले करते ही रहे, कैपिटल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडर और एसेट प्रोवाइडर। और जब वो कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं तो वो बोलते हैं हमें कैपिटल पर, वैसे तो एक्चुअल रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज व्हाट प्रॉफिट, वो बोलते हैं कि नहीं हमें कैपिटल पर प्रॉफिट के अलावा वी नीड व्हाट IOC ऑल्सो, जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन पर्पस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट का एक प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देख लें तो आपको उसका कंसेप्ट IOC क्यों दिया जाता है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जस्टिफिकेशन पर्पस के लिए, किसी ने ज्यादा किसी ने कम। तो वो बोलते हैं कि पहले इसकी सीक्वेंस क्या होगी, वो बोलते हैं कि भाई हमने कैपिटल लगाई है तो इस कैपिटल पर पहले हमें IOC दे दो, है ना, और जो हम फर्म के लिए मेहनत कर रहे हैं हमें उसमें से सैलरी दे दो, और उसके बाद जो बचे फिर उसको हम प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज कि यहां पर 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। अब यहां पर इसने 15 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसने 5 लाख की और इसने 5 लाख की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, है ना। तो अब देखिए, देखा जाए तो A के साथ तो जस्टिफिकेशन हो ही नहीं रहा, इसकी कैपिटल इन दोनों की इंडिविजुअल कैपिटल से 3 टाइम्स है, 5 इसकी 3 टाइम्स 15 लाख, बट इसका प्रॉफिट जो है वो सेम है। हो सकता है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता हो, बट कैपिटल तो इन्वेस्ट की ना। कैपिटल का इंट्रोडक्शन एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसको आप भूल नहीं सकते। कैपिटल नहीं करता तो ये फॉर्म छोटे लेवल पर स्टार्ट होती है या शायद बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं पाता। तो इसने कहा कि भाई देखो, कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा या नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज व्हाट, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है ना। तो इसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए इसको दिल में ख्याल आया कि भाई इससे बेटर है मैं 10 लाख रुपए क्या करूं, कहीं पर FD कर देता हूं, वहां से मुझे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो फर्म बोलती है कि भाई नहीं, हम आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इसने 15 लाख लगाया तो इसकी IOC हो जाएगी 1.5 लाख, इसका IOC 50,000, इसका IOC 50,000। हायर द कैपिटल हायर विल बी द IOC, है ना। बिसाइड्स सैलरी के फॉर्म में भाई BC ने कहा कि मैं दिन भर वर्क करता हूं तो मुझे 1 लाख रुपीस सैलरी दी जाए पर एनम, ठीक है भाई। B ने कहा कि मैं सेल्समैन का काम करता हूं तो मुझे 1 लाख रुपीस कमीशन दिया जाए, ठीक है, इसको कमीशन भी दे देते हैं। तो अल्टीमेटली ये दिया जा रहा है, लेकिन हम इनसे बोलेंगे कि देखो ये सब तुम्हें दिया जाएगा, बट आफ्टर ऑल आपका ओरिजिनल स्टेटस क्या है, ओनर का है ना। हम आपको ये सारे एक्सपेंस पे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आने के बाद, जैसे अगर आप यहां पर सेल्समैन का वर्क कर रहे हो तो आप फर्म के एम्प्लॉय नहीं हो, एक्चुअली यू आर द ओनर ऑफ द फर्म। जैसे मैं कहूं कि C के अलावा एक मिस्टर P नाम का एम्प्लॉय भी है, उसको भी 1 लाख रुपए सैलरी देते हो। अब दोनों के काम की नौयत सेम है, मींस दोनों का स्टेटस सेम है, दोनों का वर्किंग स्टेटस सेम है, दोनों की सैलरी सेम है, बट स्टेटस में, ओनरशिप स्टेटस में फर्क है। ये क्या है, फर्म का एम्प्लॉई है और ये फर्म का ओनर है। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पर्सन कैन नॉट बी एन ओनर एंड एन एम्प्लॉई एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये ओनर है और ये एम्प्लॉई है, इसको तो सैलरी कंपल्सरीली देना ही पड़ेगी। यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई आप ओनर हो, प्रॉफिट जब भी आएगा तो पहले मेहनत के अकॉर्डिंग प्रॉफिट सबको दिया जाएगा। कैसी मेहनत, कि भाई चलो तुम्हारी IOC का कंट्रीब्यूशन, तो पहले उस प्रॉफिट में से हम ये IOC दे देंगे, फिर आपकी सैलरी दे देंगे। अब अगर कुछ बच गया तो फिर हम उसको प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट हम पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
तो जब भी कभी प्रॉफिट आएगा फर्म का, नेट प्रॉफिट सारे कंपलसरी पेमेंट्स के बाद, अब इस प्रॉफिट का एलोकेशन अलग अलग होगा। कैसे? इसमें से आईओसी माइनस होगी, पार्टनर की सैलरी माइनस होगी, और जो फाइनली बचेगा दैट इज कॉल्ड एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड रेशो। तो अप्रोप्रिएशंस क्या? अप्रोप्रिएशंस आर नथिंग बट दीज आर द एलोकेशंस ऑफ प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट को अलग अलग एलोकेट करना, प्रॉफिट होगा तो ही होगा। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज मैं आपको 3 केसेस लेके चलता हूं। फर्स्ट केस अगर हम ले इसमें केस 1 कि आपका फर्स्ट केस में ग्रॉस प्रॉफिट है फर्म का 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब इसमें से आपके चार्जेस जो हैं, चार्जेस आर रुपीज 4 लाख, तो आपके पास, या मैं इसको लेता हूं 3 लाख, है ना। आपके पास नेट प्रॉफिट बचा 7 लाख। अब इस 7 लाख का नेट प्रॉफिट है और इसके चार्जेस कितने हैं? 1,50,000, ये हो गया 2,50,000, ये 3,50,000, और मान लो इसको 50,000 कर देते हैं तो ये 50,000, तो इसको चलो 1 लाख ही रहने दें, तो ये हो जाएगा 1 लाख, तो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 4,50,000। अब आप देखेंगे कि 4.5 लाख रुपए के टोटल अप्रोप्रिएशन से अवेलेबल प्रॉफिट 7 लाख है। हमारे पास प्रॉफिट इतना है, वही पॉकेट मनी का फंडा, आपके पास पॉकेट मनी मोर देन सफिशिएंट है, आपके पास प्रॉफिट मोर देन सफिशिएंट है, इतना प्रॉफिट है कि आप सारे अप्रोप्रिएशंस को पे कर सकते हो। तो आपने सारे अप्रोप्रिएशंस को, कौन कौन से, आईओसी प्लस सैलरी, दोनों को एक साथ पे कर दिया। कितना? 4.5 लाख रुपए, है ना। ये 4 लाख कर ले, इसको 6 लाख, तो हमारे पास कितना बचा? 1.5 लाख रुपए का नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा। नाउ दिस नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना? ए, बी और सी को, ए को एनडीपी मिलेगा डिवाइडेड बाय 3, तो 50,000 टू ए, 50,000 टू बी, 50,000 टू सी, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक्चुअली इतना प्रॉफिट ही नहीं होता, ये भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है ना। लेकिन इसमें जिस बंदे ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया था फर्म को, उसके अकॉर्डिंग उसको मिला है। तो जैसे मैं कहूं आईओसी, तो इसको आईओसी कितना मिला? 1.5 लाख, इसको कितना मिला? 50, और इसको कितना मिला? 50। इसको सैलरी एंड कमीशन, इसको 1 लाख की सैलरी दी, इसको 1 लाख की सैलरी दी। मींस अगर मैं इसका टोटल करूं तो दिस विल बिकम 2 लाख, ये कितना हो गया? ये भी 2 लाख हो गया, और अल्टीमेटली दिस विल आल्सो बिकम 2 लाख रुपीज। कोइंसिडेंटली अभी तो सेम ही आ रहा है। तो तीनों पार्टनर्स को 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिल गया। अदरवाइज यहां लग क्या रहा था इसमें कि प्रॉफिट से 50-50-50 है, लेकिन इसकी कैपिटल ज्यादा थी तो इसको प्रॉफिट एक्चुअली ज्यादा मिल गया। तो कहने का मीनिंग है कि प्रॉफिट में से पहले हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, उसी प्रॉफिट में से, आउट ऑफ द प्रॉफिट, है ना। अच्छा, कल को अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपका लेट सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आया मान लो 3 लाख रुपीज, 2,50,000 रुपीज, है ना, और उसमें से आपने चार्जेस तो कंपलसरी है 4 लाख माइनस किए, नाउ यू हैव अ लॉस ऑफ रुपीज 1,50,000। अब जब लॉस ही आ गया, मैंने क्या कहा था? नो पॉकेट मनी नो एलोकेशन, तो यहां पर तो उल्टा हमारा बिजनेस में लॉस आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे भाई कि देखो अब ये बिजनेस में लॉस हुआ, तो इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी अप्रोप्रिएशन टू एनी पार्टनर। वो तब था जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है? इट शुड बी आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं तो नो एलोकेशन विल बी देयर। तो क्या करेंगे? नो अप्रोप्रिएशन विल बी पेड। नाउ दिस 1,50,000 will be distributed between the partners in their agreed ratio 1:1:1। ठीक, तो फर्स्ट केस जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा था, अप्रोप्रिएशन कम था, हमने बहुत कंफर्टेबल होकर अप्रोप्रिएशन पे किया। सेकंड केस जिसमें हमारे पास नेट लॉस था, तो वी हैव पेड नो अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन। नाउ द थर्ड केस, लेट सपोज हम मान लें इसमें कि हमारे पास 6,50,000 रुपीज का अल्टीमेटली क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है ना। इसमें से हमने 4 लाख रुपीस के चार्जेस माइनस किए, नाउ वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। नेट प्रॉफिट 1,50,000 है और हमारे अप्रोप्रिएशन 4.5 लाख है ना। हम इसमें से 4.5 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख का लॉस आ जाएगा। लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ एलोकेशन शुड
क्या बोलेंगे उसमें? अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहां पर हम 1.5 लाख रुपए को उनके सर्विसेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो कैसे? वो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाला है, उसमें आप देख सकते हैं। तो 1,50,000 पूरा का पूरा अप्रोप्रिएशन हो जाएगा एंड नो अमाउंट इज लेफ्ट फॉर नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। तो ये चार्जेस और अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है। अब इसमें ये जो दो होते हैं, दीज आर द अप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना? क्या? आईओसी, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, दीज आर द अप्रोप्रिएशंस। दो रोल और भी तो प्ले कर रहा है सर, इसके बारे में भी तो बताइए। इसके बारे में ये कि अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइडर है तो फिर उसका स्टेटस पार्टनर का नहीं रहता, उसका स्टेटस बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो बोलेगा कि मैं अगर फर्म को लोन दे रहा हूं तो मेरा स्टेटस वैसे ही होगा जिस तरह से आप किसी और पार्टी से लोन लेते हो, बैंक से लेते हो, एसबीआई से लेते हो, आईसीआईसीआई से लेते हो। तो अगर आप उनको कंपलसरीली इंटरेस्ट पे करोगे तो मुझे भी मेरे लोन पर कंपलसरीली इंटरेस्ट चाहिए। कैपिटल पर आप कंपलसरीली मत दो, प्रॉफिट हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, क्योंकि मैं उसमें कैपिटल प्रोवाइडर हूं, ओनर हूं, और ओनर प्रॉफिट लॉस सफर करता है। लेकिन यहां पर जब मैं लोन दे रहा हूं तो मुझे आप ओनर नहीं मानेंगे, लोन है, कैपिटल नहीं है। इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरीली पे होगा। तो अगर कंपलसरीली पे हो रहा है तो मींस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। उसने अपनी कोई पर्सनल एसेट दी एंड इफ ही इज रिसीविंग रेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तो बोलेगा ये पर्सनल एसेट मेरी है, फर्म की नहीं है, तो ये मैं इसका ओनर हूं, तो मुझे इस पे रेंट कंपलसरीली चाहिए। तो अगेन एनी रेंट ऑन एनी इमूवेबल एसेट इज ऑल्सो अ चार्ज एंड इफ दीज आर द चार्जेस, IOL and this will be recorded in, rent will be recorded in P&L account, है ना? ये P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। एक लास्ट क्वेश्चन आप उठता है कि भाई सर आप मुझे एक बात बताइए कि भाई आपने ये कहा कि भाई अप्रोप्रिएशंस आर एक्चुअली मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी आएगा जब हम P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर, P&L अकाउंट बनाएंगे, है ना? हमने P&L अकाउंट बनाया तो इधर हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट था और फाइनली वी हैव रीच्ड टू नेट प्रॉफिट। और जब तक ये नहीं आएगा हमें अप्रोप्रिएशंस कितना देना ये नहीं मालूम होगा, है ना? ये तभी आएगा जब हमारा P&L अकाउंट क्लोज होगा। और अगर P&L अकाउंट मेरा क्लोज हो गया तो अब मैं जो अप्रोप्रिएशंस बच रहा है कौन से, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये कहां लिखूंगा? भाई मेरा P&L तो क्लोज हो गया। और यूजुअली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ते थे? आफ्टर P&L वी विल प्रिपेयर व्हाट? बैलेंस शीट। तो अब मैं कहां लिखूं? दैट इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए फॉर रिकॉर्डिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस अ स्पेशल अकाउंट इज ओपन, दैट इज कॉल्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर ये नेट प्रॉफिट इधर ब्रॉट डाउन होगा और फिर इसमें सारे अप्रोप्रिएशंस वन बाय वन लिखे जाएंगे, ठीक है? तो ये एक स्पेशल अकाउंट है। ये स्पेशल अकाउंट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन और कौन कौन सी एंट्रीज उस P&L अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होती है और उसका फॉर्मेट एक्चुअली क्या है, ठीक है? तो एक्चुअली यहां पर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट का कंसेप्ट बना ही इसलिए क्योंकि एक ही पार्टनर फर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। अगर उसका रोल अल्टीमेटली घूम फिर कर ओनर का रह जाएगा तो फिर उसको अप्रोप्रिएशंस मिलेगा, और अगर कोई और रोल है तो उसको चार्जेस मिलेंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्जेस एंड अप्रोप्रिएशंस। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। स्टिल अगर कुछ रह गया हो, छूट गया, और स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सोल्यूशन। थैंक यू।